भारत का जो आपराधिक मानहानि कानून है वो एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो ये किसी की इज्जत यानी प्रतिष्ठा की रक्षा करने का वादा करता है, लेकिन दूसरी तरफ यही कानून असहमति की आवाज को दबाने का एक बहुत ताकतवर हथियार भी बन सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ये कानून असल में कर क्या रहा है। द हिंदू अखबार के संपादकीय विश्लेषण में स्वागत है। आज हम भारत में आपराधिक मानहानि के इस जटिल मुद्दे को और लोकतंत्र पर इसके असर को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। भारत में किसी की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने वाले शब्दों की वजह से एक इंसान को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है, और यही वो गंभीर नतीजा है जो इस कानून को इतना विवादास्पद बना देता है। ठीक है, तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। ये समझने के लिए कि आखिर ये कानून मौजूद ही क्यों है, हमें इसके कानूनी आधार को देखना होगा। तो ये आपराधिक मानहानि है क्या? अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा कानून है जो कहता है कि अगर आपके शब्दों से किसी दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है तो आपको क्रिमिनली यानी आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और जेल भी भेजा जा सकता है। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है। इस कानून को असली ताकत मिली साल 2016 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी मामले में इसकी वैधता को सही ठहराया। कोर्ट ने तब ये तर्क दिया कि प्रतिष्ठा कोई मामूली चीज नहीं है, बल्कि इस संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो हमें जीवन का अधिकार मिला है उसी का एक अभिन्न अंग है। इस एक फैसले ने प्रतिष्ठा को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया। लेकिन देखिए, कानून का इरादा चाहे जो भी रहा हो, असल में इसका जो असर दिख रहा है वो कुछ और ही कहानी कहता है। अब हम बात करेंगे इसके अनचाहे नतीजों की, जिसे अक्सर चिलिंग इफेक्ट कहा जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि अब खुद न्यायपालिका के अंदर भी इस कानून के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंता बढ़ रही है। हाल ही में जस्टिस एम सुंदरेश ने इस बात पर अपनी बेचैनी जाहिर की कि कैसे निजी व्यक्ति और राजनीतिक दल आलोचना से बचने और बदला लेने के लिए इस कानून का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। तो ये चिलिंग इफेक्ट असल में दिखता कैसा है, जरा इस पर एक नजर डालिए। पत्रकारों को हमेशा गिरफ्तारी और दूर दराज की अदालतों की थका देने वाली यात्राओं का डर बना रहता है। नतीजा, वे खुद ही अपनी बातों पर सेंसरशिप लगाने लगते हैं। राजनीतिक विरोधियों को लंबी और सजा जैसी कानूनी प्रक्रियाओं में फंसा दिया जाता है। इसका मकसद साफ है, बहस को दबाना और आलोचकों को चुप कराना। चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे एक कानून जो सुरक्षा के लिए था, उसे डराने धमकाने के औजार में बदल दिया गया है। देखिए, इस कानून का गलत इस्तेमाल कई तरीकों से हो रहा है। जो ताकतवर लोग हैं वो इसे अपनी आलोचना के खिलाफ एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं, बदला लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ तक कि अपने प्रोपेगेंडा के लिए भी। हमने द हिंदू के संपादकों, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं के खिलाफ मामले देखे हैं, जहाँ किसी बात को संदर्भ से हटाकर एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। ये सब अवसरवादी मुकदमों को जन्म देता है, जहां मकसद न्याय पाना नहीं बल्कि अपने विरोधी को परेशान करना होता है। और इस समस्या को हमारी निचली अदालतें और भी गंभीर बना देती हैं। वे अक्सर मामले की गहराई में जाए बिना, ये जांचे बिना कि बात सच में मानहानि के लायक है भी या नहीं, सीधे सम्मन जारी कर देती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि जो लंबी कानूनी प्रक्रिया है वो खुद ही एक सजा बन जाती है, भले ही केस का आखिरी फैसला कुछ भी आए। तो फिर इसका समाधान क्या है? संपादकीय एक बेहतर और ज्यादा संतुलित रास्ते का सुझाव देता है, और वो है दीवानी कानून यानी कि सिविल लॉ। इन दोनों के बीच का फर्क यहां बिल्कुल साफ है। आपराधिक कानून का पूरा ध्यान सजा देने पर, जेल भेजने पर होता है, जबकि दीवानी कानून का फोकस नुकसान की भरपाई पर होता है, जैसे कि पैसों में हर्जाना दिलवाना, गलत जानकारी को फैलने से रोकना या फिर खंडन छपवाना। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि दीवानी कानून में गलत इस्तेमाल की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। दीवानी प्रक्रिया काफ़ी सीधी है। अगर किसी को लगता है कि उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया है तो वो सिविल कोर्ट जा सकता है और उचित उपाय की मांग कर सकता है। ये तरीका प्रतिष्ठा की रक्षा भी कर लेता है और अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला भी नहीं घोटता। यह बहस सिर्फ एक कानून के बारे में नहीं है, इसका सीधा संबंध हमारे लोकतंत्र की सेहत से है। अगर हम दुनिया भर में देखें तो कई स्थापित लोकतंत्र इस रास्ते पर हमसे आगे बढ़ चुके हैं। यूनाइटेड किंगडम ने तो 2009 में ही आपराधिक मानहानि को खत्म कर दिया था। उनका मानना है कि ऐसे कानून एक स्वस्थ लोकतांत्रिक बहस के लिए सही नहीं है। तो बात का निचोड़ ये है
किसी की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसी को जेल भेज देना एक बहुत ही कठोर कदम है। ये नुकसान के अनुपात में नहीं है। प्रतिष्ठा की रक्षा जरूरी है, लेकिन इसके लिए आपराधिक सजा का डर बनाना जरूरी नहीं है। और अंत में ये पूरी बहस हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। एक स्वस्थ लोकतंत्र को फलने फूलने के लिए हमें प्रतिष्ठा की रक्षा और असहमति के अधिकार की सुरक्षा के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाना चाहिए। ये एक ऐसी बहस है जिस पर हम सभी को विचार करना बहुत जरूरी है। हमारा अगला संपादकीय विषय है फिलिस्तीन। दशकों से जो वैश्विक राजनीति इस मुद्दे पर जमी हुई थी, वो अचानक से बदल रही है। तो आखिर ये ऐतिहासिक बदलाव हो क्यों रहा है और इसका असली मतलब है क्या? सोचिए, 75 साल पुराना संघर्ष और दशकों तक इसमें कुछ खास बदला नहीं था, लेकिन हाल की घटनाएं एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा कर रही हैं। तो सवाल यही उठता है, अब क्यों? अचानक ऐसा क्या बदल गया है? तो इसकी शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी खबर से। दुनिया की कुछ बड़ी पश्चिमी ताकतों ने फिलिस्तीन को एक देश के तौर पे मान्यता दे दी है, और ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम नहीं है, ये एक ऐतिहासिक राजनयिक बदलाव है। जरा इन देशों के नामों पर गौर कीजिए। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। ये वो देश हैं जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से इस मुद्दे पर एक बिल्कुल अलग रुख रखा था। इनका एक साथ आना ही इस बदलाव को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बनाता है। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ कोई प्रतीकात्मक कदम नहीं है, ये एक ऐसा पल है जिसके असल में कुछ परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि ये उस आम सहमति को तोड़ रहा है जिसने दशकों तक पश्चिमी दुनिया की पूरी नीति को एक आकार दिया था। अब देखिए, इस ताज़ा खबर का पूरा मतलब समझने के लिए थोड़ा इतिहास में चलना जरूरी है। ये कहानी असल में दो बिल्कुल अलग-अलग तरह की मान्यताओं की है। ये टाइमलाइन कहानी के दो अलग-अलग चेहरों को दिखाती है। 1948 में जब इजराइल की घोषणा हुई तो अमेरिका ने उसे सिर्फ 11 मिनट में मान्यता दे दी, और अगले ही साल वो यूएन का सदस्य भी बन गया। दूसरी तरफ 1988 में जब फिलिस्तीन राज्य की घोषणा हुई तो ग्लोबल साउथ के देशों ने तो साथ दिया, लेकिन पश्चिमी ताकतों ने उन्होंने दशकों तक इंतजार करने का फैसला किया। और ये जो असमानता है ना, वो बिल्कुल साफ दिखती है। एक तरफ तुरंत मान्यता और पूरा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, दूसरी तरफ दशकों का इंतजार, जो एक ऐसे समझौते पर टिका था जो कभी हुआ ही नहीं। ये कूटनीति में एक ऐतिहासिक असंतुलन को दिखाता है। तो सवाल फिर वही है कि दशकों से चली आ रही ये आम सहमति अब टूट क्यों रही है? इस बदलाव के पीछे आखिर वजह क्या है? यही इस पूरे विश्लेषण का, आप कह सकते हैं, केंद्रीय सवाल है। दशकों के ठहराव के बाद आखिर अब क्यों? इसके पीछे कई बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। पहली, इजराइल की जो मौजूदा सरकार है उसके साथ पश्चिमी देशों के रिश्ते थोड़े तनावपूर्ण हैं। दूसरी बात यह है कि ये विश्वास अब खत्म हो रहा है कि बिना बाहरी दबाव के शांति प्रक्रिया आगे बढ़ भी सकती है। और आखिर में गाजा में हुई तबाही और वेस्ट बैंक में बस्तियों का लगातार विस्तार, ये भी बहुत बड़े कारण हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा विरोधाभास है। भले ही कूटनीति में कुछ प्रगति हुई है, जमीनी हकीकत तो बेहद गंभीर बनी हुई है। ये मान्यता उन लोगों के लिए एक राहत तो है जो दशकों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये उस तबाही को खत्म नहीं कर सकती जो पहले ही हो चुकी है। और ये समझना भी जरूरी है कि पश्चिम में भी इस पर सब एक मत नहीं है। जहां एक तरफ यूरोप अपना रुख बदल रहा है, वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन की नीति को बिना शर्त समर्थन कहा जा रहा है। मतलब ये इस मुद्दे पर एक गहरी खाई को दिखाता है। तो चलिए प्रतीकों से आगे बढ़ते हैं। इस मान्यता का असल और दूरगामी मतलब क्या है? देखिए, इसका असली महत्व आज में नहीं बल्कि भविष्य में है। जमीन पर शायद तुरंत कुछ न बदले, लेकिन ये इस बात का साफ साफ संकेत है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से चली आ रही पश्चिमी देशों की जो एक इजराइल समर्थक नीति थी, वो अब खत्म हो रही है। यहाँ एक और गहरा ऐतिहासिक पहलू भी जुड़ता है। यूके और फ्रांस जैसे देशों ने इस संघर्ष को बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसलिए ये मान्यता एक तरह से उनकी अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकार करना भी है। ये मानना कि वो उस समस्या का हिस्सा थे जिसका समाधान वे अब ढूंढ रहे हैं। तो आखिर में भविष्य के लिए इस मान्यता का क्या मतलब निकलता है? क्या इसे शांति की ओर एक कदम माना जा सकता है? देखिए, यहाँ यथार्थवादी होना जरूरी है। इजराइल की जो मौजूदा सरकार है वो इस कदम से अपनी नीतियां बदलने नहीं वाली।
छोटे समय के लिए तो राजनीतिक हकीकत यही है। तो फिर इसका मकसद क्या है? ये एक लंबी रणनीति का हिस्सा है। ये संदेश आज के लिए नहीं, बल्कि कल के लिए है। ये भविष्य के इजरायली नेताओं को ये बताने का एक तरीका है कि दुनिया अब एक अलग दिशा में आगे बढ़ रही है। इस पूरे विश्लेषण का सार इस एक लाइन में छिपा है। आज की मान्यता कल के फिलिस्तीनी राज्य के लिए एक सीढ़ी का काम करनी चाहिए। ये अंत नहीं है, बल्कि इसे एक शांतिपूर्ण भविष्य की ओर पहला कदम माना जा रहा है। और निष्कर्ष ये निकलता है कि ये रास्ता, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो, शायद स्थायी शांति का सबसे अच्छा मौका है। और ये सिर्फ फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के लिए है। तो सवाल आखिर में यही बचता है, क्या ये राजनयिक बदलाव वाकई शांति की ओर पहला कदम है, या फिर इतिहास में एक और झूठी सुबह? इसका जवाब वो तो सिर्फ भविष्य ही दे सकता है। हमारा अगला और तीसरा एडिटोरियल टॉपिक है अर्जुन अप्पादुरई का एक विश्लेषण। ये विश्लेषण दिखाता है कि कैसे अमेरिकी कानूनी सिस्टम को सिर्फ न्याय के एक साधन के तौर पर नहीं, बल्कि एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए इस बात को समझने की शुरुआत एक ऐसे नंबर से करते हैं जो आपको चौंका देगा। 4000 से भी ज्यादा। जी हां, 1990 के दशक से लेकर अब तक डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कंपनियों ने या तो 4000 से ज्यादा मुकदमे किए हैं या उन पर हुए हैं। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, जैसा कि सोर्स बताता है, ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है। और इस एनालिसिस में हम इसके 5 खास हिस्सों को समझेंगे। पहले देखेंगे कानूनी प्रिटोरियन गार्ड क्या होता है, फिर डील की भावना का मतलब क्या है, सजा से बचने की मशीनरी कैसे काम करती है, संस्थानों पर इसका क्या असर होता है, और आखिर में कानून कैसे एक बैटलफील्ड यानी युद्ध का मैदान बन जाता है। तो सवाल उठता है कि इस पूरी रणनीति को चलाता कौन है। इसकी शुरुआत होती है उन मेन प्लेयर्स से जिन्हें यहाँ कानूनी प्रिटोरियन गार्ड कहा गया है। तो ये एनालिसिस हमें बताता है कि इस पूरी स्ट्रैटेजी के सेंटर में एक खास किस्म के वकील होते हैं, जो एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करते हैं। इनका मेन काम है पैसा बनाना, रिस्क को कम करना, बिजनेस के तरीकों पर पर्दा डालना और अपने क्लाइंट की इमेज को चमकाना। और मजे की बात यह है कि इस इनर सर्कल के वकीलों में कुछ कॉमन बातें होती हैं, जैसे ये खुद बहुत अमीर होते हैं, रिवॉल्विंग डोर के माहिर खिलाड़ी होते हैं, पॉलिटिकल विवादों में इनका चेहरा अक्सर दिखता है, और हाँ, ये अपने मेन क्लाइंट के लिए हद से ज्यादा वफादार होते हैं। अब ये रिवॉल्विंग डोर शब्द काफी जरूरी है, तो समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये वो लोग होते हैं जो एक सेक्टर में, मान लीजिए सरकार में, अपना स्किल और नेटवर्क बनाते हैं और फिर उसी नेटवर्क का इस्तेमाल दूसरे सेक्टर जैसे कॉर्पोरेट लॉ में जाकर मोटा पैसा कमाने के लिए करते हैं। तो ठीक है, प्लेयर्स तो समझ आ गए, पर इनकी सोच क्या है, ये किस फिलॉसफी पर काम करते हैं? यहीं पर बात आती है डील की भावना की, एक ऐसी सोच जो कानून के मतलब को ही पूरी तरह बदल देती है। इस मानसिकता को समझने के लिए सोर्स मटेरियल में एक बहुत पावरफुल कोट है। अर्जुन अप्पादुरई कहते हैं कि मिस्टर ट्रंप के लिए अदालतें इंसाफ बराबरी या हर्जाना पाने की जगह नहीं है, वो तो डील्स तक पहुंचने का एक रास्ता है। और यहीं पर हमें दो अलग अलग सोच के बीच का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है कानून का अक्षर, जिसे ये लोग बस बातचीत शुरू करने का एक बहाना या स्प्रिंगबोर्ड मानते हैं, और दूसरी तरफ है डील की भावना, जो कि इनका असली मकसद है। यहां पर सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, जीतना, चाहे वो पैसे के मामले में हो, इज्जत के, या फिर पॉलिटिकली। मतलब पॉइंट ये है कि ये स्ट्रैटेजी कानून के लेटर और स्पिरिट दोनों को बस एक ही चीज के नीचे रखती है, एक विनिंग डील। इस सोच में जीतना इतना जरूरी हो जाता है कि कोई भी इकोनॉमिक या लीगल लॉजिक उसके सामने नहीं टिकता, और हर मामला एक एडवर्सेरियल नेगोशिएशन यानी एक टकराव वाली सौदेबाजी बन जाता है। चलिए अब देखते हैं कि इस फिलॉसफी को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाता है। असल में ये एक ऐसी मशीनरी बनाने जैसा है जो सजा से बचाए, और उसके लिए कानूनी सुरक्षा को ही एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में बदल दिया जाता है। एनालिसिस कहता है कि जो सिद्धांत बेगुनाहों को बचाने के लिए बने हैं, उनका मकसद ही बदला जा सकता है। देखिए कैसे। सबसे पहले बेगुनाही का अनुमान जैसे लीगल प्रिंसिपल्स को लिया जाता है, फिर इन सिद्धांतों को लूप होल्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और फिर उन्हें बेगुनाहों की ढाल से बदलकर कानून तोड़ने वालों का विशेषाधिकार बना दिया जाता है। और आखिर में एक ऐसी मशीनरी तैयार हो जाती है जो सजा को या तो कम कर देती है, या उसमें देरी कर देती है, या फिर उसे
पूरी तरह खत्म ही कर देती है। और ये स्ट्रैटेजी कोई हवा में काम नहीं करती। ये अमेरिकी न्याय प्रणाली की एक बहुत बड़ी सच्चाई का फायदा उठाती है। वो ये है कि अमेरिका में 90% से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस कभी ट्रायल तक पहुंचते ही नहीं। उन्हें प्ली बार्गेन यानी सौदेबाजी करके ही निपटा दिया जाता है। अब होता यह है कि कोर्ट्स पर केस लोड इतना ज़्यादा है कि उन्हें जाम से बचना है, और यही ज़रूरत सिस्टम में कमज़ोरियां पैदा कर देती हैं। इन्हीं कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर केस में दम हो या ना हो, अपने हक में सौदे करने के लिए दबाव बनाया जा सकता है। तो सवाल यह है कि जब कानून को इस तरह एक हथियार बना लिया जाए तो इसका बड़े पैमाने पर क्या असर होता है? नतीजा, संस्थानों पर हमला और कानून के राज का कमज़ोर होना। सोर्स के मुताबिक इस स्ट्रैटेजी का कई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर बहुत बुरा असर पड़ा है, जैसे यूनिवर्सिटीज को सिविल राइट्स और भेदभाव कानूनों की नई नई इंटरप्रिटेशन से तबाह किया गया। कांग्रेस, जो एग्जीक्यूटिव पावर पर नजर रखती है, उसे एक तरह से बेअसर कर दिया गया। कानूनी मिसालों को कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया गया, और तो और संविधान का इस्तेमाल अपराधियों को बचाने के लिए किया गया, जबकि बोलने की और प्रेस की आज़ादी पर लगाम लगाई गई। तो कुल मिलाकर नतीजा क्या निकलता है? ये कि कानूनी सजा से बचना नॉर्मल हो जाता है। इस पूरी सोच की पहचान ही बन जाती है कानून के सामने दंड से मुक्ति यानी इम्प्यूनिटी। और यहीं पर हम इस पूरी कहानी के सबसे बड़े पैराडॉक्स यानी विरोधाभास पर आते हैं। कानून एक बैटलफील्ड के तौर पर, जहां कानून की डबल रोल है, वो हथियार भी है और ढाल भी। ये दिलचस्प है कि कानून को इतना ज्यादा मैनिपुलेट करने के बावजूद जब भी इसका विरोध हुआ है तो वो भी कानून के जरिए ही हुआ है। आम लोगों से लेकर बड़े बड़े संस्थानों तक जिसने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है, उसने कानून का ही सहारा लिया है। और यह स्लाइड इस टेंशन को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ कानून एक हथियार है जिसे तोड़फोड़ करने, व्यवस्था को कमजोर करने और सजा से बचने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यही कानून एक ढाल भी है जो विरोध की बुनियाद है और गलत को गलत ठहराने का सबसे बड़ा टूल है। तो जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि जिस सिस्टम को हथियार बनाया जा रहा है वही हमारी रक्षा की आखिरी दीवार भी है। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कानून को ही हथियार बना दिया जाए तो क्या वो फिर भी एक ढाल बना रह सकता है? चलिए अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी संपादकीय विषय पर, जो है जीएसटी 2.0। इसे भारत के टैक्स इंजन का एक तरह से मेकओवर कहा जा रहा है, एक बहुत बड़ा बदलाव। तो आइए गहराई से समझते हैं कि आखिर ये है क्या और इसका हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, ये जो हेडलाइन है ना, जीएसटी 2.0 को एक अच्छी तरह से तेल लगी मशीन की तरह चलाना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। लक्ष्य बहुत साफ है, एक जटिल उलझे हुए सिस्टम से निकलकर एक सरल, सहज और कहीं ज्यादा कुशल सिस्टम की ओर बढ़ना। तो हुआ क्या है, हाल ही में जो जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई, उसमें कुछ ऐसे बड़े फैसलों पर मुहर लगी हैं जिन्हें भारत के टैक्स सिस्टम को आसान बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, यह फैसला कोई रातों रात नहीं लिया गया है। कई सालों से कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी सीआईआई जैसे बड़े बड़े उद्योग समूह और यहां तक कि इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट्स भी इसकी वकालत कर रही थीं। तो समझिए, इसकी जमीन काफी पहले से तैयार हो रही थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पुराने सिस्टम में ऐसी क्या खामियां थी, मतलब इस बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? चलिए जरा पुराने जीएसटी ढांचे की दरारों को समझते हैं। देखिए, जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें सबसे बड़ी दिक्कत थी ये 4 अलग अलग टैक्स स्लैब, 5%, 12%, 18% और 28%। इससे होता क्या था? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। कौन सा सामान किस स्लैब में आएगा, इसको लेकर इतने विवाद होते थे कि मामले कोर्ट तक पहुंच जाते थे। फिर एक और बड़ी सिरदर्दी थी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। आसान भाषा में कहें तो कभी कभी कच्चे माल पर टैक्स तैयार माल से भी ज़्यादा हो जाता था। सोचिए, इससे निर्माताओं का कितना पैसा फंसता होगा और बिजनेस करना कितना मुश्किल हो जाता होगा, खासकर हमारे छोटे उद्यमियों के लिए। तो इन सारी समस्याओं का हल क्या निकाला गया? चलिए अब देखते हैं कि जीएसटी 2.0 में वो कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं। और ये सिर्फ टैक्स रेट्स तक ही सीमित नहीं है, इसमें पूरी प्रक्रिया को भी सुधारा गया है। जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव है वो है टैक्स स्लैब में। पहले जहां 4 स्लैब थे, अब उन्हें घटाकर 3 कर दिया गया है। देखिए कितना साफ है। 5% की दर जरूरी चीजों पर, 18% की एक स्टैंडर्ड दर ज्यादातर सामानों पर और 40% की दर जो है वो लग्जरी आइटम्स और सिन गुड्स पर लगेगी।
यही सिंप्लीफिकेशन, यही सरलीकरण इन सुधारों की जान है। लेकिन जैसा मैंने कहा, बात सिर्फ टैक्स रेट्स की नहीं है। बिजनेस करने को आसान बनाने के लिए कई प्रक्रियाओं को भी आसान बनाया गया है। जैसे अब स्टॉक एडजस्टमेंट के लिए पूरी रिलेबलिंग की जरूरत नहीं होगी, रिफंड जल्दी प्रोसेस होंगे और खास तौर पर छोटी कंपनियों के लिए नियमों का पालन करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। इस पूरे बदलाव के पीछे एक सोच थी, एक गाइडिंग प्रिंसिपल था। जैसा कि प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया था, लक्ष्य था जीएसटी को सरल बनाना, न कि सतही, मतलब सिस्टम आसान हो लेकिन उसकी पकड़ ढीली ना हो। ठीक है, बदलाव तो समझ आ गए, पर अब सवाल ये है कि इसका फायदा किसे और कैसे मिलेगा। चलिए अब देखते हैं कि इन बदलावों का हमारी अर्थव्यवस्था, बिजनेस और आम परिवारों पर क्या असर पड़ने की उम्मीद है। और असर छोटा मोटा नहीं है। सबसे बड़ा जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये है कि इन सुधारों से भारत की जीडीपी ग्रोथ में 1% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। आप सोचिए, किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए ये कितनी बड़ी बात है। तो ये फायदा पहुंचेगा किसे? जवाब है लगभग हर किसी को। आम परिवारों को कैसे? कम कीमतों से। छोटे और मंझले उद्योगों यानी एमएसएमईज को कैसे? आसान नियमों से। बड़े उद्योगों को बढ़ी हुई मांग से। और जब इन सबको फायदा होगा तो जाहिर है पूरी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आम लोगों के लिए इसका मतलब बहुत सीधा है। जब टॉयलेटरीज, छोटे मोटे घरेलू उपकरण, मतलब रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर टैक्स का बोझ कम होगा तो उनकी कीमतें भी घटेंगी। इससे ना सिर्फ जेब पर बोझ कम होगा बल्कि महंगाई को कंट्रोल में रखने में भी बहुत मदद मिलेगी। एमएसएमईज के लिए तो ये वाकई एक बहुत बड़ी राहत है। सोचिए, जब उनकी इनपुट कॉस्ट कम होगी और कागजी कार्रवाई और नियमों के पालन में कम पैसा और समय लगेगा तो उनका मार्जिन सुधरेगा। वो पैसा जो पहले कंप्लायंस में फंसा रहता था, अब वो उसे अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगा सकते हैं। और अगर बड़े पैमाने पर देखें पूरी अर्थव्यवस्था के नजरिए से, तो हाँ, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में सरकार के रेवेन्यू में थोड़ी कमी आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा? जब खपत बढ़ेगी, ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आएंगे तो अर्थव्यवस्था में एक नई जान आएगी। सब कुछ सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, लेकिन क्या काम यहीं खत्म हो जाता है? क्या सब कुछ इतना आसान है? यही असली सवाल है, क्योंकि कागज पर योजना बनाना एक बात है और उसे जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। अब असली परीक्षा तो आगे है, और वो है इसके सही इम्प्लीमेंटेशन की। तो आगे की राह में 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, ये पक्का करना कि टैक्स कटौती का फायदा सिर्फ कंपनियों की जेब में न जाए बल्कि आम ग्राहकों तक भी पहुंचे। दूसरी, जो हमारा तकनीकी ढांचा है जैसे जीएसटीएन, वो इस बड़े बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार हो। और तीसरी और सबसे जरूरी, एमएसएमईज को इस बदलाव के दौर में पूरा सपोर्ट देना, उनकी मदद करना। और इन सब के मूल में एक ही चीज है, विश्वास। जैसा कि इस विश्लेषण का भी केंद्रीय बिंदु है कि सरकार और उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच का विश्वास ही इस सुधार की सफलता का आधार है। तो असली सवाल यही बचता है, क्या सरकार, इंडस्ट्री और हम जैसे उपभोक्ताओं के बीच भरोसे की ये नींव इतनी मजबूत साबित होगी कि जीएसटी 2.0 अपने वादे पूरे कर पाए? इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।